सभी को नमस्कार। जब से एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है तब से सीजीएल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की बहुत सारी चिंताएं हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं और सबसे खास हम जिस बात पर सबसे ज्यादा आज काम करने वाले हैं और वो है पढ़ाई करने का सही तरीका हमें अब क्या रखना चाहिए। तो मैं आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। 90 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। दो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है कि एग्जाम पैटर्न तो चेंज नहीं हो जाएगा, एजेंसी चेंज तो नहीं हो जाएगी, सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान क्या होना चाहिए इस पे हम बात करेंगे और सिलेबस भी एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी देने का प्रयास रहेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को आज मिलेगी। देखिए, कैलेंडर पे वैसे अलग से मैंने वीडियो बनाया और अब तक आपने कैलेंडर देख भी लिया होगा कि सारी एग्जाम्स के कैलेंडर आ चुके हैं। सीजीएल की अगर हम बात करें तो 9 जून को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 13 अगस्त को जो है इसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो लगभग आज से देखें तो 85 से 90 दिन आपके पास बचे हैं। अगर अभी भी सही तरीका बना लिया जाए तो ये भी समय में आप मतलब बोलते हैं ना कि आखिरी बॉल में भी आप छक्का मार सकते हो। लेकिन क्या बदलाव आप कर रहे हो, किन चीजों को लेकर चल रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और वही टिप्स और टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कि आपको क्या बदलाव कर लेना चाहिए। आपको पता है कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सभी के 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस, 1 घंटे का समय आपके पास रहने वाला है और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। तो यह आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है। सिलेबस पे वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, पर फिर भी हमने सिलेबस यहां पे डाल दिया है जो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में देता है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, तो इसमें आपको सब पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जीएस में आपका साइंस भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद आपके मैथ्स है तो मैथ्स में अरिथमेटिक एडवांस में सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है वो ये है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपको मैथ्स में सबसे पहले कैसे पढ़ना है, फिर हम रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब पे बात करेंगे। देखो भाई, मैथ्स में 3 चीजों को आप अपने स्तर पे समझ लो कि सबसे पहला पार्ट है कि आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो। उसके बाद इसमें अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है ना। तो आप टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स कम से कम आपको 25 या 30 तक के पहाड़े, 50 तक के वर्ग, स्क्वायर्स और 30 तक के घन आपको याद होना चाहिए। और आप एक काम कर सकते हो कि आने वाले 15 दिन से लेकर 30 दिन तक, है ना, फॉर द नेक्स्ट 15 to 30 डेज आप केवल आधा घंटा या 15 मिनट कैलकुलेशन को देने का प्रयास करिए। कैलकुलेशन को बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें तो सीखना है, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। लेकिन एक समय के बाद आप रियलाइज करोगे कि भाई प्रश्न सारे बन जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपका सिलेक्शन तय करेगी, आपके मार्क्स तय करेगी, वो है आपकी स्पीड। और स्पीड को लोग बहुत इग्नोर करते हैं। आपके पास 90 डेज है, आप इन 90 डेज में बहुत अच्छी स्पीड अपनी बना सकते हो। और स्पीड बनाने के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। 15-20 दिन या 30 दिन आपने काम कर लिया, आपकी स्पीड में बहुत फर्क आएगा और आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें तो देखकर ही सॉल्व हो जाती है या बहुत कम पेन चलाकर सॉल्व हो जाती है। तो याद रखना है कि जितना दिमाग चलाएंगे उतना पेन कम चलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले पेन बहुत चलाया है तो हमें पेन चलाने की आदत हो चुकी है। दिमाग कम चलाया है तो वो कम ही चलता है। लेकिन दिमाग की स्पीड का जो कंपटीशन है वो पेन से नहीं हो सकता है। तो थोड़ा अपने दिमाग पे काम करेंगे, पेन चलाने की आदत अपने आप कम होगी। कैलकुलेशन को अपनी ताकत बनाओ। अरिथमेटिक एडवांस हर चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। हाँ, और एक चीज आप और समझो कि हर किसी स्टूडेंट का होता है, कुछ लोगों का एडवांस बहुत अच्छा होता है, कुछ किसी का अरिथमेटिक बहुत अच्छा होता है। दोनों सबका अच्छा हो ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं, या हर टॉपिक सबसे ही बन जाए ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही दिक्कत है, जो दिक्कत है आपके साथ है वो सबके साथ रहेगी, है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए जो चैप्टर्स आपसे बन जाते हैं, जो चीजें आपको समझ में आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आता है उसको भी अपनी ताकत बनानी है, उसको सीखना है। उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसका रिवीजन करना है रिवीजन करिए और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का केवल एक ही तरीका है और वो है ढेर सारी प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस कब? जब आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पूरे पता हो। तो पहले भैया कॉन्सेप्ट सीखो,
बेसिक मजबूत करो, सारे टाइप सीखो, पुराने प्रश्न देखो कौन कौन से आए हैं, उन सब को करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने अगर मेरी क्लासेस देखी हो तो मैं हमेशा क्या करता हूं, जैसे एप्लीकेशन पे जब हम मैथ्स फाउंडेशन में पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एकदम जीरो लेवल से चैप्टर्स के बेसिक्स सिखाते हैं, फिर सारे टाइप वन बाय वन लेवल वाइज उठाते हैं और सारे क्वेश्चन पिछले 3 4 5 सालों के आए हुए क्वेश्चंस को हम अरेंज करते हैं। तो आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो गए, आपके सारे टाइप्स कवर हो गए। तो ये हमारा तरीका है, आप अपने हिसाब से इस चीज को कैसे करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे टाइप्स कवर होने चाहिए, हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कवर होने चाहिए, तो हमें पता चलता है। क्योंकि इसमें खास बात क्या है एसएससी में कि पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, पैटर्न रिपीट होता है। तो जो लोग लगातार 1 2 साल पढ़ लेते हैं उन्हें सब समझ में आ जाता है कि भाई एसएससी का पैटर्न कैसा चलता है। तो उन्हें पता होता है कि बस नंबर्स चेंज होंगे, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चंस हमसे बन जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि आपको प्रश्न बनाने वाले का दिमाग समझ में आ जाए कि भाई ये कितना सोच सकता है और इनका तरीका क्या होता है। हाँ, 5-10% बदलाव हमेशा होता है, लेकिन 90% चीजें वही होती हैं जो आप हमेशा पुराने पेपर्स में देखते आए हो। तो प्रैक्टिस से आप वो पैटर्न पकड़ लेते हो, प्रैक्टिस से अपनी उन कमजोरियों को आप दूर कर लेते हो और प्रैक्टिस से आप अपनी स्पीड को भी इंप्रूव कर लेते हो। तो एडवांस अरिथमेटिक सब पे बराबर ध्यान देना है। एडवांस में याद रखने वाली चीजें, रटने वाली चीजें ज्यादा होती है। देखो अरिथमेटिक पूरा ट्रिकी बेस्ड है, लेकिन एडवांस में आपको याद रखने पर ज्यादा काम करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, नंबर सिस्टम है, याद रखने की चीजें बहुत है। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है बार बार रिवीजन। आप चीजों को पलटाते रहो, रटोगे तो एक समय तक याद रहेगा, लेकिन बार बार देखते रहोगे तो चीजें आपको याद होने लगती हैं। तो पहले तो याद रखना है, बार बार उसको पलटाना है, रिवीजन करना है। और दूसरा सबसे अच्छा याद रखने का तरीका होता है जब आप क्वेश्चंस लगाते हो। जब क्वेश्चंस लगाते हो उसमें फॉर्मूले लगते हैं, कॉन्सेप्ट लगते हैं ना, तो वो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। कई लोग बस रट्टा मारते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, तो उन्हें चीजें याद नहीं होती। याद करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप प्रैक्टिस पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हम जब पढ़ाते हैं, सोचिए 30-35 चैप्टर्स हैं, उनके कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कितनी चीजें, कितने टाइप्स हैं, लेकिन हमें क्यों याद रहते हैं? क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं, इतने क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं कि हमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ जाते हैं। कोई कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछोगे तो शायद वो एकदम याद ना आए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, यहां पर क्या लगने वाला है। तो प्रैक्टिस से वो चीज इंप्रूव की जा सकती है। इसलिए मैथ्स में बेसिक्स मजबूत करिए और चैप्टर वाइज अच्छी प्रैक्टिस पे फोकस करिए, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन स्पीड को इग्नोर नहीं करना, स्पीड पर भी काम आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस पर काम करें, एक एक चैप्टर को चुन चुन कर खत्म करें कि भाई जितने भी चैप्टर हैं सब पर टिक मार्क होना चाहिए कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो जब भी टेस्ट लगाओ आप ये देखो कि कौन से चैप्टर्स दिक्कत दे रहे हैं, उन पर काम करो। लेकिन आपको आने वाले 2 महीने में इस लेवल पर पहुंचना है कि किसी चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2 महीने के अंदर खत्म करो। 2 महीने बाद आपको कोई ये नहीं होना चाहिए कि यार ये चैप्टर तो अभी मैंने पढ़ा नहीं, या ये मुझे बहुत परेशान करता है, या इसको मुझे अभी सीखना है। 2 महीने के अंदर ये खत्म करो। 3 महीने आपके पास है, 2 महीने में पढ़ने का काम खत्म करो, 1 महीने प्रैक्टिस पे फोकस करो। तो 2 महीने में सारी चीजों को आपको खत्म करना है। रीजनिंग पे हम बात करते हैं, तो भाई रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स में सबसे इजी है और जनरली इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो आप बढ़िया टेस्ट, पहले तो चैप्टर आप पढ़ लोगे, सीख लोगे तो दिक्कत आती नहीं है, बन जाता है। बाकी फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें लगाओगे तो रीजनिंग हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग में कोई दिक्कत है, बट स्टिल हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, आप इनको पढ़ लेना, है ना। रीजनिंग पे हम ज्यादा बात करने की आवश्यकता पड़ती नहीं जनरली। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंग्लिश। अब इंग्लिश में 3 चीजें होती है, मतलब 2 चीजें होती है मोटे मोटे तौर पे, एक तो ग्रामर और दूसरा वोकैबलरी। इन दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश में आपको एक चीज और समझनी है कि मेरी नजर में सबसे पहले आती है वोकैबलरी। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो आपके इंग्लिश में मार्क्स बढ़ेंगे। आप कितना ही ग्रामर, कितने ही रूल्स रेगुलेशन रट्टा मार लो, लेकिन अगर आपका वोकैबलरी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग क्या ग्रामर पे इतना पीछे पड़ जाते हैं कि वो अपनी रीडिंग एबिलिटी और वोकैब को डेवलप नहीं करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि सर मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है। तो दोनों चीजों का बैलेंस बनाना है और आपको एक आदत बना लेनी चाहिए इसमें भी, जैसे कैलकुलेशन का है, 15 मिनट से 30 मिनट आपको कम से कम रोज रीडिंग पर देना चाहिए। हालांकि मैं इसकी बात आगे करूंगा, बट अभी आपको समझा रहा हूं कि 15 मिनट से 30 मिनट आपको रीडिंग पर देना ही है।
अब देखो, जैसे ग्रामर की हम बात करें तो ग्रामर्स में होते हैं रूल्स। फिर वही बात है, रूल्स याद तो हो जाएंगे, लेकिन याद रखने का अच्छा तरीका है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। तो आप एरर वाले क्वेश्चंस लगाते हो या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलते जाएगा। तो किसी भी चीज के ना छोटे छोटे पोर्शंस बना लो। आपने कर लिया कि यार मुझे ना कम से कम 10 एरर के क्वेश्चंस रोज सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चंस भी आपने अगर रोज की आदत बना ली तो एग्जाम के पहले आपके कब 900 या 1000 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और इतने सॉल्व करना मायने रखता है। 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगाओ, अगर 20 लगा लो तो और अच्छी बात है। इस पूरी यात्रा में, पूरी स्टडी में आपको एक बात समझनी कि हमें चीजों को छोटा छोटा ब्रेक डाउन करना है, छोटे छोटे हिस्सों में चीजों को बांटना है। तो आपने मैथ्स के 30 से 40 क्वेश्चंस रोज लगाने की अगर आदत बना ली तो आप आने वाले 3 महीनों में हजारों प्रश्न की प्रैक्टिस कर लोगे। आपने रोज सोचा कि यार मुझे रोज 10 वोकैबुलरी याद करनी है, आपके 1000 से ज्यादा वर्ड्स आने वाले 3 महीनों में याद हो जाएंगे। आपने रोज 10 एरर्स सॉल्व करने की अगर प्रतिज्ञा ले ली तो हजारों एरर्स के क्वेश्चंस आपके आने वाले 3 महीनों में सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेबी स्टेप्स, मतलब छोटी छोटी स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो और उसको रोज करने की आदत बनाओ। आप जब किसी चीज को रोज करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता। रेगुलर काम करने पर आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको इंप्रूवमेंट मिलता है। तो एरर का नियम बना लो कि भाई रोज सॉल्व करना है। उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है रूल्स और ग्रामर के जो नियम हैं उनको याद करने का। तो आप 10 एरर्स का नियम बनाओ और उन पे स्टडी करो कि भाई मैंने क्या गलती करी, नियम क्या था। उससे कंफ्यूजन दूर होते हैं, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेंगे, और पढ़ना चालू करोगे तो कंफ्यूजन दूर होंगे। इसके लिए 10 एरर्स की आपको कम से कम एक आदत बनानी चाहिए। वोकैब स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग, है ना। रोज एक पैराग्राफ, 10 लाइन, 20 लाइन, जो कंफर्टेबल आपके लिए हो, पढ़ना शुरू करो। डिक्शनरी मोबाइल में ओपन करो, जब भी कोई शब्द पता ना हो उसका अपनी एक अलग से कॉपी बनाओ, उसमें लिखते जाओ कि भाई आज मैंने ये 10 नए वर्ड सीखे, 15 नए वर्ड सीखे और इनका मतलब ये होता है। हर संडे उसको रिवाइज करो। किसी को अपनी कॉपी दे दो कि लो भाई, और मुझसे पूछो कि इनमें से जो वर्ड्स है उनका पूछो। या तो आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, लेकिन जब ये रेगुलर ये प्रैक्टिस में चीजें आ जाएंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2-4 हजार वोकेबलरी आपको कब याद हो गई। खेल सारा वही है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। अचानक रातों रात जो है वो, मतलब बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अचानक रातों रात या 2-4 दिन में कुछ नहीं होता है। एक बूंद टपकती रहेगी तो कितना ही बड़ा पात्र होगा, कोई बर्तन होगा, वो भर जाएगा, है ना। पर अचानक कुछ नहीं होता है, छोटी छोटी स्टेप्स में चीजों को आप करिए। तो रीडिंग की आदत बनाइए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, पुराने आए हुए पेपर्स के पैसेज आप पढ़िए, कुछ भी पढ़ो, उनको ट्रांसलेट करो, वोकैब को अपनी कॉपी में नोट करो और उनको रिवाइज करते रहो। तो आप 15 मिनट, 30 मिनट, जो आपके लिए जितना ज्यादा समय दोगे उतना अच्छा। और याद रखना, कंपटीशन इतना ज्यादा है, कई लोग की आदत होती है वो सोचते हैं हम तो मैथ्स और रीजनिंग के दम पे निकाल लेंगे। वो जमाना गया, ठीक है। 20-20, 30-30 लाख विद्यार्थी इस समय बैठ रहे हैं, और आप मतलब बहुत कम से कम स्थिति में भी ले तो क्या 20 या 25 लाख लोगों में क्या 50,000 लोग ऐसे ढूंढना मुश्किल है क्या जिनका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस लगभग सभी अच्छा हो। वैकेंसी तो उससे भी कम है, वैकेंसी तो 20,000, 18,000, 20,000, 22,000 जो भी होगी। लेकिन आप एक चीज सोचो कि इतने 30 लाख लोगों में क्या ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनके हर सब्जेक्ट लगभग अच्छे लेवल पे हो। तो कंपटीशन वही लोग निकाल पाते हैं जो लोग, कई लोग क्या एक एक दो दो एग्जाम के बाद समझ पाते हैं कि भाई मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे करने पड़ेंगे। कुछ लोग पहले ही समझ जाते हैं कि अगर एग्जाम निकालना है तो सब सीखना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये गलती और गलत फहमी में मत रहना कि हम तो मैथ्स और रीजनिंग के दम पे और जीएस में तुक्का मार लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, इंग्लिश को तो हम पढ़ेंगे नहीं। वो जमाना गया। हाँ, 10 साल पहले आप होते तो हो सकता था, अब नहीं हो सकता, पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम को हम बिगाड़ें फिर सबक सीखें, मौका तो निकल गया ना आपके हाथ से। और आज ही आपको समझा रहा हूं कि काम कर लो, 3 महीने में भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। कंसिस्टेंट रहना है, 1 से 2 घंटे इंग्लिश को रोज दोगे, कर पाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आएगा क्वेश्चंस इसके हमेशा आएंगे, और अगर सीख लिया तो ये स्कोर बढ़ा देगा। और 1 से 2 घंटे देना है, कंटिन्यूस पे काम करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस है इसका भी। तो रीडिंग सबसे बेस्ट तरीका है, और वोकैबुलरी आपका टारगेट बस ये होना चाहिए कि भाई कुछ भी पढ़े उसका ट्रांसलेशन हमें करते बनना चाहिए, कि हमारे सामने कोई लाइन आ जाए तो हमें उसका मतलब पता हो जाए कि अच्छा इसका मतलब कहने का क्या है। ये आपका टारगेट है, और वो रीडिंग से ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए पहले
चैप्टर्स को पढ़ो, उनके रूल्स याद कर लो, वोकैब को इक्वली स्ट्रॉन्ग करते चलो और पुराने पेपर्स क्वेश्चंस लगाते चलो। सब आपका धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट मिलने के बाद मोटिवेशन आता है। बस वो रिजल्ट मिलने तक खुद को मोटिवेट रखना है कि भाई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बिना फल के काम करते हैं। फिर जब आपको फल मिलने लगता है ना, जब लगता है कि अरे वाह, पहले मेरे 5 ही नंबर आते थे, अब 10-12 नंबर आने लगे हैं, तो वहां से फिर आपको रोकने की फिर कोई फैक्टर नहीं बचता है, क्योंकि अब आपको पता है कि काम करा ना तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। बस वो रिजल्ट दिखने तक अपने आप को पुश करना पड़ता है और अक्सर लोग वहीं हार जाते हैं। 4 दिन 10 दिन पढ़ा, कुछ फायदा नहीं हुआ, बंद करो यार, कुछ नहीं होना है, अपन तो इंग्लिश इस जन्म में नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है, एफर्ट्स लगाओ, 15 दिन 20 दिन में हार मत मानो, थोड़ा सा लंबा गेम खेलो, रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और उसके बाद फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। देखो, जीएस में बहुत सारी चीजें हैं। जीएस को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है बार बार रिवीजन। मैं जीएस की भी बात कर रहा हूं, करंट अफेयर्स की भी बात कर रहा हूं, साइंस की भी बात कर रहा हूं। जहां देखो, मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, इंप्रूव होगा। जीएस, साइंस और आपका करंट अफेयर्स, ये बार बार पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं। पहले एक बार अच्छे से चैप्टर्स को सीख लो, अच्छे से सब समझ लो, क्या क्या डेटा है, क्या क्या फैक्ट है, अच्छे से कर लो। अब उस चीज को रिवाइज करो, नोट्स से करो, चाहे वीडियो से करो, किताबों से करो, जैसे करना है। जितना 2-4 बार आप उसको देखते जाओगे, चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। इसमें कभी रट्टा टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। कई लोग खूब रट्टा मारते हैं और आपने महसूस किया होगा कि एंड टाइम पे चीजें याद ही नहीं आती। बार बार देखने पर चीजें याद होती हैं और इसी के लिए रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप रिवीजन कर सकते हो। पहला, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो कि भाई आपस में डिस्कस करो कि चलो यार, आज मुगल साम्राज्य पे 3 लोग बैठे और डिस्कशन किया कि चलो तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा। जितना मतलब इसको आप सुनोगे, जितना अपने इन चीजों को बार बार देखोगे, ये चीजें याद होंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जीएस आपकी लिस्ट में सबसे चौथे नंबर पर ही होना चाहिए मेन, क्योंकि जीएस का अंत नहीं है। अगर अभी आपने सब पहले से पढ़ के रखा है तो ठीक है। अगर आप अभी शुरुआत करने का सोच रहे हो तो पहली प्रायोरिटी मैथ्स, सेकंड नंबर पे रीजनिंग, थर्ड पे इंग्लिश और फोर्थ पे जीएस देना। जीएस सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि आप इसको साल भर भी पढ़ोगे तब भी खत्म नहीं होगा। करंट अफेयर्स रोज नया आ रहा है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतने डिटेल्ड और वास्ट सब्जेक्ट हैं कि आप कितना ही पढ़ोगे, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएगा जो आपको लगेगा यार ये पता नहीं कहां से पूछ लिया। लेकिन मैथ्स में, रीजनिंग में आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो, इसमें आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। लेकिन इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं कि आप भी सोचोगे यार ये घटना कहां की है, ये सन तो याद ही नहीं आ रहा, ये कहां से पूछ लिया। तो पढ़ना सब है, बट प्रायोरिटी का खेल है। स्कोरिंग सब्जेक्ट को पहले उठाओ। मैथ्स, रीजनिंग स्कोरिंग है, इंग्लिश और जीएस ये आपके सपोर्टिंग है, लेकिन इग्नोर नहीं करना, इनको छोड़ना नहीं, है ना। तो अगर मैथ्स रीजनिंग हो गया है तो इंग्लिश जीएस पे फोकस बढ़ा दो। अगर इधर अभी मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके दिन का लगभग 60-70% समय मैथ्स और रीजनिंग पे जाना चाहिए, 30% समय जो है आपका वो इंग्लिश और जीएस पे जाना चाहिए। जब मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो जाए कि ठीक है अब बस टेस्ट लगाकर मेंटेन करना है, तो अपना मैक्सिमम टाइम अब जीएस और इंग्लिश को दीजिए और मैथ्स और रीजनिंग को प्रैक्टिस से मेंटेन करिए, है ना। लेकिन तभी करना है जब हमारा मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो चुका हो, है ना। सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। जीएस लोग इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि मजा आता है पढ़ने में, लेकिन हम मजे के लिए नहीं पढ़ रहे ना, हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तो मजा अपनी जगह है, लेकिन हमें यह देखना है कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, मजा तो सब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो मजा ही मजा है, लेकिन फिलहाल पढ़ाई में मजा नहीं ढूंढना है, हमें पढ़ाई में यह ढूंढना है कि भैया हमारा सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट्स तय करेंगे वो पहले करना है ना। क्योंकि जीएस मतलब करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, स्टैटिक जीके, इतनी चीजें पढ़ोगे। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे उससे आएंगे 2 या 4 सवाल, इतने भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो 4 सवाल आएंगे, पूरा मैथ्स पढ़ोगे तो 25 सवाल आएंगे। तो मैथ्स इंपॉर्टेंट हुआ, लेकिन मेहनत तो दोनों में सेम है। तो इसीलिए पढ़ना है लेकिन अंत में, और पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो। लेकिन जीएस पर आए तो भाई रिवीजन करना इसका सबसे बेस्ट तरीका है। आप अगर विनर्स की किताबें देखेंगे ना, जीएस की हो, साइंस की, हमने बहुत अच्छे से डायग्राम के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से उसमें अपना इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है कि वो याद रखने में हेल्प होता है। तो या तो आप किताबें देख सकते हो विनर्स की, या फिर आप अपने स्तर पे वैसे नोट्स बनाइए।
क्योंकि वही चीजें आपने महसूस करी होगी कि एग्जाम में जो पिक्चराइज करा हुआ होता है ना, वो एग्जाम में याद आता है कि हाँ यार ऐसा चार्ट बनाया था, वो सन यहां लिखा हुआ था, कॉपी का पेज तक याद आ जाता है कि हाँ वो कॉपी के पेज पे एकदम आखिरी लाइन में ये लाइन लिखी हुई थी और देखो ये क्वेश्चन आ गया। तो हमारा दिमाग ना पिक्चर्स को याद ज्यादा अच्छे से रख पाता है। तो इसलिए चार्ट्स, पिक्चर्स, इन सब से अगर आप चीजों को याद करोगे तो वो ज्यादा संभावना है कि वो याद आपको रहे, है ना। इसलिए थोड़ा सा पिक्चराइजेशन, चार्ट्स के माध्यम से आप चीजों को पढ़ सकते हो। मैपिंग आपने करा जिस सब्जेक्ट का जो सिस्टम है, और खुद के नोट्स होंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज है, उससे याद रखना बहुत ईजी होता है। करंट अफेयर्स रोज पढ़ने की आदत बना लो, पढ़ना ही है। 10 से 15 रोज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लिखना शुरू कर दो, और आपको पिछले 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम पढ़ के जाना है, इतना एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो पुराना पढ़ना जो है शुरू कर दो। इसमें विनर्स की आपकी एक ये मदद हो सकती है कि विनर्स के एप्लीकेशन पे हर महीने की करंट अफेयर्स मैगजीन हम देते हैं, और वो फ्री रहती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके लिए। तो विनर्स के एप्लीकेशन पे जाओ, आपको जितनी मैगजीन चाहिए वो हर महीने की आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉपर, कलरफुल, डेट वाइज, उसमें 500 एमसीक्यूज होते हैं, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, सब आपको सिस्टमेटिक मैगजीन मिल जाएगी। या आप कोई और भी मटेरियल से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन पिछले 8-9 महीने का करंट अफेयर्स आपको निपटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की आदत बना लो कि आधा घंटा 1 घंटा रोज देना है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूज़पेपर आप पढ़ने पे समय दीजिए, एनालिसिस करिए, कनेक्टिविटी आपकी तभी डेवलप होगी। ये सब चीजें रातों रात नहीं होती है कि आप सोचे कि बस आज चालू कर दें 1 महीने में अच्छा हो जाए, नहीं, ये कंसिस्टेंट एफर्ट से चीजें इंप्रूव होती हैं। तो जो बहुत पहले से लगे हुए, सोचिए ना आप उन्हें कैसे टक्कर दोगे भाई, वो भी तो लगे हुए हैं, है ना। तो कंटिन्यूअस एफर्ट से हमें रिजल्ट मिलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अंत में है आपके लिए, अंत में 2 चीजें हैं। मॉक टेस्ट आपको लगाना है ना। आप अगर किस स्टेज पर है उस हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आप अभी बिगनर हैं, या ऐसा है कि सर अभी तो सिलेबस बहुत बचा है, तो जिनका सिलेबस बहुत बचा है उन्हें वीक में 1 टेस्ट लगाना चाहिए, हफ्ते में 1 टेस्ट लगाना है। जिनका सिलेबस लगभग 70-80% की कगार पर है, उन्हें ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट लगाना चाहिए। एक दिन छोड़कर टेस्ट लगाइए और उसका एनालिसिस करिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट है उन्हें अब आ जाना चाहिए डेली पर, वो रोज 1 टेस्ट लगाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आखिरी के 1 मंथ में आप कोई भी हो इनमें से, आखिरी के 1 मंथ में आपको डेली कम से कम 1 से 2 टेस्ट लगाने ही हैं। टेस्ट आपको सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट आपको सिखाते हैं कि जो छोटी छोटी गलतियां हम यहां करते हैं वो एग्जाम में कैसे खत्म हो। तो इससे आप एग्जाम का जो डर होता है, प्रेशर होता है, वो सब चीजें खत्म होती हैं। तो इसीलिए टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेवल अभी क्या है, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, उसके आधार पर मैंने तीनों कैटेगरी आपको बता दी है। और टेस्ट लगाने में हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एनालिसिस। और जिनको एनालिसिस का मतलब नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि भाई क्या सही हुआ वो छोड़ो, क्या गलत हुआ उस पर रिसर्च करनी है, उसको समय देना है, उसको खोदना है कि ये क्यों गलत हुआ, कहां गलती हो रही है, कौन से चैप्टर्स को अभी और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, और एनालिसिस के बाद करो एक्शन वाला काम कि भाई क्या कदम उठाना है। चीजें खत्म होनी चाहिए, चुन चुनकर अपनी समस्याओं को खत्म करना है, ये बात आप ध्यान रखें, है ना। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आईना है ये कि आपकी तैयारी का स्तर कहां तक आ चुका है। आखिरी पॉइंट, टॉपर्स क्या करते हैं वो उस पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो एक होता है, जैसे मैथ्स में पर्टिकुलर में बात करूं तो एक होता है कि हम क्वेश्चंस को मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, या जो टॉपर्स हम कहें, या जो सिलेक्शन वाले लोग हैं, आप समझोगे कि कई सारे सवाल वो यूनिट डिजिट से निपटा देते हैं, कई सारे सवाल वो डिजिटल सम से निपटा देते हैं, कई सारे सवाल वो ऑप्शन से निपटा देते हैं, कई सारे सवाल वो ऑब्जर्वेशन से निपटा देते हैं कि यार ये 9 दिख रहा है मतलब आंसर 9 के मल्टीपल में आएगा। तो मेथड से कर रहे थे तो पता चल रहा है 2 मिनट लगे, और केवल ऑब्जर्व किया, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ऑप्शन से देखा तो वो 5 या 10 सेकंड में हो गया। तो अल्टरनेट मेथड्स पे भी काम करिए।
बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहां हल करने की जरूरत ही नहीं है, देखकर ही काम खत्म हो जाता है। आज सुबह एक क्वेश्चन में मेंसुरेशन में करा रहा था, मैंने पूरी मेथड बताई, फिर आखिरी मैंने बताया कि भाई मेथड बताना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप अगर इस प्रश्न के पैटर्न को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें 4 के मल्टीपल में चल रही है, तो आंसर भी 4 के मल्टीपल में आएगा। तो विद इन 2 सेकेंड्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी और ये चीज लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ यार ये है। इसी को हमने कहा है कि ऑल्टरनेट मेथड्स पे आपको काम करना है। पीवाईक्यू के बारे में बता चुका हूं कि उससे पैटर्न पकड़ना है, क्योंकि पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, फिर याद रखें आप कि डायग्राम से, है ना, डायग्राम बनाना सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, जीएस, रीजनिंग, साइंस, याद रखने की अपनी टेक्निक आपको डेवलप करनी है कि आप किस तरीके से याद रख सकते हो। रिवीजन का आपको बता चुका हूं, नोट्स अगर आप खुद के बनाएंगे तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज बात करी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग अभी 2 प्रश्न के बारे में सुनना चाह रहे हो कि सर इसका क्या करना है। देखो, एग्जाम पैटर्न चेंज होगा क्या और एजेंसी चेंज होगी क्या। पहली बात यह कि इनको लेकर अभी तक मार्केट में कोई खबर ऑफिशियल नहीं है कि ये चीजें हो सकती हैं। पैटर्न चेंज होना, इसमें एक चीज की संभावना है कि शायद मार्किंग स्कीम चेंज हो जाए, है ना, कि भाई इतने क्वेश्चन आते थे, इतने नंबर के होते थे, इसमें कोई चेंज हो जाए, कुछ नया पढ़ना या ये ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना। वैसे तो पैटर्न चेंज होने की संभावना भी कम है, बट अगर होता है तो सब्जेक्ट्स या उसमें कुछ नहीं होगा, मार्किंग स्कीम में चेंज हो सकता है, एक बात। दूसरा, एजेंसी को लेकर अभी तक तो यही उम्मीद है कि शायद जो है वही कंटिन्यू करे, लेकिन यह भी हमें बाद में ही पता चलेगा। और मैं इन दोनों प्रश्नों का आपको एक सिंपल आंसर दे रहा हूं कि जो होगा वो सबके लिए ही चेंज होगा, आप अकेले उससे प्रभावित नहीं होंगे। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो उसका असर सब पे पड़ेगा, एजेंसी चेंज हुई तो उसका असर सब पे होगा। तो जो उस चेंज होने के बाद कितना जल्दी एडॉप्ट करता है वो आगे निकल जाएगा। तो इसलिए समझिए, जैसे कई बार बोलते हैं बच्चे कि सर पेपर बहुत कठिन आया, तो भाई कठिन सबके लिए था ना, इजी आया तो इजी सबके लिए था। अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ तो वो सबके लिए होगा, तो आप अकेले उससे अफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए इन चीजों की चिंता में अपना टाइम खराब नहीं करना है। और एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे हाथ में जो है हमें उसकी चिंता करना है। जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, हम बेवजह उसकी चिंता करते रहते हैं। भाई ये चीजें होंगी नहीं होंगी ये तो वक्त बताएगा। आपके हाथ में है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, इनको मजबूत करना, सिलेक्शन यही दिलाएंगे। इन पे विचार करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ना इनमें आपका कोई कंट्रोल है। ये तो जो होना है वो आगे हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट्स ही सिलेक्शन दिलाएंगे, वही आखिरी तक साथ देंगे, ये बात भी ध्यान रखिए। इसीलिए बेवजह की फिजूल की चिंताओं से बचें और अपने पढ़ाई पर और अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, वो आपको सक्सेस दिलाएंगे, है ना। और आप भी एक समय के बाद इस प्रकार, जो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीजीएल और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है, और आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं अच्छे अच्छे पदों पर, ठीक है। तो बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट है आपके साथ, आप विनर्स एप्लीकेशन पर एसएससी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको केवल मैथ्स का कोर्स लेना है मेरा, तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आपको जरूर लेनी चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारे 55,000 प्रश्न इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। सॉरी, 775 से ज्यादा आपको टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, 55,000 से ज्यादा प्रश्न आपको मिलते हैं, ये आपको जरूर लेना चाहिए। तो सारी चीजें विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर है। किताबें भी हमारी, तो आप विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप किताबें ले सकते हो। एक हमारी मैथ्स प्रो बुक है, जो अरिथमेटिक एडवांस की कंप्लीट सिस्टमेटिक, टाइप वाइज, लेवल वाइज प्रॉपर क्वेश्चंस हैं। क्यूआर कोड की फैसिलिटी, आप स्कैन करोगे वीडियो प्ले होगा, तो बहुत शानदार किताब है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए काफी काम कर रहा होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है, चीजें बहुत सारी थी, लेकिन मैंने कम से कम समय में बताने का पूरा प्रयास किया है। तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, क्या आपको समझ में आया, और क्या वाकई इससे आपके पढ़ाई में, आपके रूटीन में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, कितना इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया, या और कोई आपके प्रश्न हो, और कोई चीज हो जो आपको परेशान करती हो, आप कमेंट करिए। अगले वीडियो में हम उन सब चीजों पर भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं रात को 8 बजे आपके लिए समय समय पर एसएससी और हर एग्जाम को लेकर क्लासेस लेकर आता हूं, तो 8 बजे आप मेरे साथ जुड़िए। बाकी विनर्स के टीचर्स आपको एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम के लिए यूट्यूब पर अपनी तरफ से पढ़ा ही रहे। बाकी आपको एक बार अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप विनर्स की एप्लीकेशन पर आकर जुड़ सकते हो।
ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।